साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पाए। बाहर गया हुआ था, लखनऊ में D3 का कार्यक्रम था जहाँ पर कई क्रिएटर्स आए थे, योगी जी भी आए थे और तमाम तरह के कार्यक्रम में हमने हिस्सा लिया, जिसके चलते इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब लगातार वीडियोस आएंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस खबर की जो इस समय पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है कि ईरान और यूएस का युद्ध शांत हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुकी है और अब पूरी दुनिया में उसी तरह से सब कुछ होने लगेगा जैसे 4 महीने पहले हो रहा था। ट्रम्प चचा एक नया ट्रम्प कार्ड खेले हैं और कह रहे हैं कि देखो मैंने शांति स्थापित कर दी। 14 जून को ट्रम्प चचा का एक बयान आता है और कहते हैं कि मैं पीस डील की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और 15 जून को खबर आती है कि ट्रम्प चचा ने पीस डील कर ली है। अब ये वाकई पीस डील है या नहीं है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या G7 जो भी फ्रांस में मीटिंग चल रही है उससे पहले एक ऐसा माहौल बनाया गया कि G7 में कोई ऐसा प्रस्ताव पास ना हो जाए जिससे अमेरिका को नुकसान हो जाए। इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये सो कॉल्ड पीस डील है इसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है, क्या वाकई ईरान हार गया या कहीं ट्रंप तो नहीं हार गए, इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, यूएस का कहना है कि हमने दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। भाई साहब, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या ही खोल दिया, आपने ही तो बंद करवाया था। आप ही तो थे जिसने आकर के यहाँ ईरान पर हमला करना स्टार्ट किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। फलस्वरूप दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठप पड़ गई। आपने कहा था हम ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, वो आप नहीं कर पाए। आपने कहा था हम ईरान में जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम हो रहा है उसको भी बंद कर देंगे और उसका यूरेनियम भी ले लेंगे, वो आप नहीं ले पाए। उल्टा आपने ईरान को हथियार दे दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में और ईरान ने इसे टेस्ट भी कर लिया और ईरान जान भी गया कि अब जब भी संकट आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाव लेकर के बैठ जाओ, कोई वहां पर आपकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं पाएगा। तो ये जो आपने पूरा सीन क्रिएट किया है ट्रम्प चचा, आपने कोई भी नई उपलब्धि हासिल नहीं करी है। आपने जो पुरानी स्थिति थी वही स्थिति दुनिया को पकड़ा दी है, बल्कि ईरान को और मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत कर दिया है। फिलहाल जो डील हुई है, सो कॉल्ड जो डील है, उसमें ट्रम्प चचा ने ये कहा है, या ईरान और ट्रम्प के बीच में जो बातचीत हुई है, अभी वर्चुअल सिग्नेचर हुए हैं कि हम अभी एक वर्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में ये लोग मिलेंगे, मिल करके फिर आगे की वार्ता की जाएगी और 60 दिन तक पूरी तरह से सीज फायर रहेगा। अगले 2 महीने तक 2 महीने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुली रहेगी और इन 60 दिनों में तय किया जाएगा कि अब आगे किस तरह से इस डील को प्रोसीड करना है। शुरुआती जो कुछ पॉइंट सामने निकल के आए उसमें यूएस ने ये कहा है कि हम ईरान पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे उन सबको हटा देंगे। 50% प्रतिबंध फाइनल डील से पहले हटा देंगे, 50% प्रतिबंध फाइनल डील के बाद हटा देंगे। चाहे प्रतिबंध ऑयल का हो या गैस का हो कि ईरान के साथ जो भी व्यापार करेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, अब ये नहीं लगेगा। ईरान इंटरनेशनल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब कर सकता है। ईरान इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी भागीदारी नहीं कर सकता, अब कर सकता है। यानी ईरान पर जितने तरह के सैंक्शंस थे उनको हटाने की बात की गई है। कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, रील्स में लोग कह रहे थे कि सैंक्शंस पता नहीं कौन से हटेंगे कौन से नहीं हटेंगे। उसमें साफ साफ लिखा है हर तरह के सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। कौन हटा रहा है? अमेरिका। अगली चीज सुनिए, अमेरिका ने ईरान के लगभग $24 बिलियन के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर रखे थे बाहर। अमेरिका कह रहा है इसको भी हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे ईरान के लिए। साथ ही अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान को $300 बिलियन और देंगे, जिससे ईरान में जो भी नुकसान हुआ है, बिल्डिंग, इमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी नुकसान हुआ है वो ईरान दोबारा से बना सके। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि हम नज़र रखेंगे और ईरान को सहमत होना पड़ेगा कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस पर लगातार निगरानी बनाए रखेगी और ईरान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है साहब। इसके साथ ही अब आगे की बात भी सुनिए। ईरान का कहना क्या है? ईरान ये कह रहा है कि देखा हमने अमेरिका को झुका दिया, देखा अमेरिका अब हमारी सारी शर्तें मान रहा है, देखा अमेरिका ने हमारे सारे सैंक्शंस हटा दिए, देखा अमेरिका किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, देखा दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है वो किस तरह से झुक गई, नंबर 1 नेवी जिसे बताया जाता है वो किस तरह से गिड़गिड़ा रही है। इस तरह से चलाया जा रहा है ईरान में। उधर इजराइल, अब याद कीजिए मैं वीडियोस बनाता था और आपसे कहता था कि ये जो डील जितनी भी आपको दिखाई दे सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। जब तक इजराइल नहीं कहेगा कि हाँ हम तैयार हैं इन पॉइंट्स पर,
तब तक डील नहीं होगी। मैं मानता हूं आज ईरान और यूएस जाकर के हस्ताक्षर कर आए, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। 2 दिन बाद फिर इजराइल हमला कर देगा ईरान पर, क्या कर लोगे आप। अभी हफ्ते भर पहले ट्रंप की और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई, जिसमें कथित तौर पर बताया जाता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत उल्टा सीधा कहा और नेतन्याहू किसी एंगल से मानने को तैयार नहीं है कि इस युद्ध को रोका जाए। क्योंकि आपको बार बार मैं ये बता चुका हूं कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध यूएस और इजराइल के बीच का नहीं है, ये यूएस और ईरान के बीच का नहीं है, ये ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है। और ईरान में जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो ईरान ने अपने संविधान में ये लिख रखा है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि ईरान दिन और रात ये सपने देखता है कि अब हम इजराइल को मिटा देंगे। तो जो देश इजराइल को मिटाने की कसम खा चुका है, वो दिमाग में ये सेट कर चुका है, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है। आप कैसे ये मान सकते हैं कि इजराइल सेफ रहेगा उसको आप अगर छोड़ देंगे तो? इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ईरान ने जिस दिन यूरेनियम 90% भी एनरिच कर लिया, कथित तौर पर बताया जाता है कि 60 से 70% तक कर चुका है, वो कुछ दिनों की बात और है। उस दिन वो किसी भी दिन उठेगा और इजराइल पर बम बरसा देगा। ईरान ये मान के चलेगा हम तो बर्बाद हो ही गए हैं, इजराइल को ख़त्म कर देंगे। तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसलिए इजराइल इस डील पर तो सहमत है ही नहीं। इजराइल ने बोल दिया हम सहमत नहीं है। साथ ही ईरान ने यह कहा है कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, इजराइल अब सीरिया में भी हमला करने लगा है और इजराइल हमास पर तो कर ही रहा है। अगर ये हमला होता रहा तो हम इस डील को फाइनल नहीं कर पाएंगे, ऐसा ईरान ने कह दिया है। और इजराइल मान नहीं रहा, लगातार हमले कर रहा है लेबनान में, सीरिया में, रुक नहीं रहा। इजराइल ने कह दिया है कि हम नहीं रुकेंगे। इजराइल जानता है कि ईरान डायरेक्टली चलो कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ हिट करेगा उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे, लेकिन ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो हिजबुल्लाह यहाँ बैठा हुआ है लेबनान में, सीरिया में प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमास भी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से ही अब युद्ध कर रहा है, उसे सपोर्ट मिला हुआ है। तो इजराइल पहले इनको ख़त्म कर रहा है और इजराइल का एकमात्र लक्ष्य यही है कि ईरान से ये यूरेनियम जितना भी 400 किलो है इसको वहाँ से बाहर निकालें और रिजीम चेंज करें। इजराइल जब तक ये नहीं कर लेगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। मैं मानता हूँ सीज़फायर आ जाएगा, कभी हो सकता है 15 दिन के लिए आ जाए, कभी 10 दिन के लिए आ जाए, कभी 25 दिन के लिए आ जाए, बहुत से बहुत हुआ 2 महीने के लिए सीज़फायर आ जाएगा, 2 महीने बाद फिर युद्ध स्टार्ट होगा। बट युद्ध नहीं रुकेगा जब तक अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए जाएंगे। और अंतिम लक्ष्य क्या है? ईरान से 400 किलो का यूरेनियम बाहर करना और ईरान में तख्ता पलट करना और ऐसी सरकार लाना जो प्रो इजराइल और प्रो यूएस हो। साथ ही इजराइल का दूसरा जो इसके फलस्वरूप जो परिणाम निकल के आएंगे वो ये है कि इजराइल अपना एरिया बड़ा कर लेगा। इजराइल इन सभी क्षेत्रों में जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म कर लेगा और इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये इसका एक बाय प्रोडक्ट्स है। तो कोई आपको कितना भी कहे कि सीज़ फायर हो गया है, अब तो सब शांति आ गई, देखो ट्रम्प चचा कितने बढ़िया हैं, सीज़ फायर कर दिया, यूक्रेन और रशिया 4 साल से नहीं कर पाए, ट्रम्प चचा ने 4 महीने में कर दिया, कुछ नहीं है, सब बकवास है। उधर चौधरी बन रहा है पाकिस्तान, उसका कहना है कि देखो भाई मध्यस्थता तो हम नहीं करवाई, हम ही तो कर रहे थे, हमारे यहाँ तो बैठक हो रही थी। और बात ये बताई जा रही है कि पीछे से जितनी भी बातचीत चली है यूएस और ईरान के बीच इस कथित तौर पर एमओयू के लिए, ये सारा कुछ कतर ने करवाया। कतर इस चीज़ के लिए जाना जाता है बैकडोर मध्यस्थता करवाने में। पाकिस्तान वैसे ही वाहवाही लूट रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मान लो डील हो गई कि साहब पीस डील साइन हो गई, मान लो 2 महीने का सीज़ फायर चलता रहा और मान लो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया, तो सवाल यूएस से और ईरान से तो बाद में पूछा जाएगा, पहले कतर से और पाकिस्तान से पूछा जाएगा। मान लो पाकिस्तान भी इसमें सहभागी तौर पर अगर शामिल है तो ये पूछा जाएगा क्यों भाई पाकिस्तान, तुम तो चौधरी बन रहे थे, रुकवाओ युद्ध को। फिर पाकिस्तान और कतर की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे तुम। तो ये कोई मध्यस्थता करना या ये बीच में दलाली करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान क्या करेगा, इस नैरेटिव का यूज़ करेगा अपने यहाँ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपनी जनता में आसिम मुनीर एक संदेश भिजवाएगा कि देखो यही पाकिस्तान है जिसने दुनिया को कितने बड़े युद्ध से बचा करके शांति की तरफ ले गया। वो इसका यूज़ करेगा।
ट्रंप क्या करेगा, इस समझौते का यूज़ करेगा G7 में कि देखो भाई मैं G7 की मीटिंग में तो आया हूँ लेकिन युद्ध रोक करके आया हूँ। और ट्रंप इसका यूज़ कहाँ करेगा, यूज़ करेगा इस साल होने वाले नवंबर के बाई इलेक्शंस में, जहाँ पर पूरा पूरा खतरा है कि ट्रंप इस समय कमज़ोर हो सकते हैं, एक लेमडक सरकार के रूप में फिर ये काम करेंगे। पर तब तक युद्ध रोक पाएंगे बड़ा मुश्किल है, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। तो ट्रंप ने इस समय ये जो युद्ध रोकने वाला जो पूरा हंगामा क्रिएट किया है, ये थोड़े समय के परिणाम के लिए किया है। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरह से ये कहानी चल रही है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद एक दो चीज़ें और बताऊँगा। देखो MOU अभी साइन हुआ है, ये ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन फ्राइडे को हुआ है हमारे हिसाब से, देखें तो 15 तारीख को। इमीडिएट एंड परमानेंट एंड टू द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, इस पर डील कह रही है, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। तो कहाँ से हो जाएगा भाई? यूएस के कहने से क्या होता है? यूएस कहाँ रोक पाएगा इजराइल को? साथ ही कहा है कि दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ईरान और यूएस नेगोशिएट करेंगे कि कोई फाइनल एग्रीमेंट निकल करके आए 60 दिन के अंदर अंदर, जब ये MOU साइन होगा। अभी तो वर्चुअल साइन हुआ है, 19 तारीख को बैठ करके होगा स्विट्जरलैंड में। द टर्म्स डिक्टेट दैट इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट द यूनाइटेड स्टेट विल, देखो यूनाइटेड स्टेट्स अपना नवल ब्लॉकेड हटा देगा, जो नेवी से हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है यूएस ने, और अपनी सारी फोर्सेस को 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ से निकाल लेगा फाइनल एग्रीमेंट के बाद। ईरान भी तुरंत स्टेप्स उठाएगा और सभी शिप्स को अलाउ करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हो, और पर्शियन गल्फ टू द सी ऑफ ओमान एंड वाइस वर्सा रिटर्न्स टू द प्री वॉर वॉल्यूम विद इन 30 दिन। और 30 दिन के अंदर अंदर ईरान भी अपनी सारी सेना वेना वापस ले जाएगा और उसी तरह से हो जाएगा सब कुछ जैसा कि युद्ध से पहले था। ठीक है। US and its regional allies will also have to create a comprehensive plan for the rehabilitation and economic development। जितने भी लोग विस्थापित हो गए हैं, जितनी भी बिल्डिंगें टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, उस पर US कोई ना कोई प्लान बनाएगा और सपोर्ट करेगा। US और क्या लिखा है, US and its regional allies, यानी कि इजराइल, यानी कि सऊदी, UAE, कतर, बहरीन, कोई नहीं करने वाला। ठीक है। US ने क्या कहा है, ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस हम हटा देंगे, चाहे वो UNSC से हो, चाहे बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हो, या कोई भी यूनिलेटरल हो जो US ने अपनी तरफ से लगा रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ईरान ये कहेगा कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम पर भरोसा रखो। हम भरोसा कौन रखेगा? ईरान एंड US विल ऑल्सो एग्री टू हैव द फाइनल एग्रीमेंट is signed. They will maintain the status quo. Iran will maintain the status quo on its nuclear program, and US will not impose new sanctions on Iran or strengthen its forces in the region। कहा यह गया कि ईरान जहाँ तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है या जहाँ तक अपने प्रोग्राम को लेके जा चुका है वहीं तक स्थिर रहेगा, उसके आगे नहीं लेके जाएगा। और US ने भी कहा है कि कभी अपनी फोर्सेस को उस तरफ लेके नहीं जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही बनाए रखेगा। ठीक है। US ईरान को छूट देगा कि ईरान अपना कच्चा तेल बेच सकता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बेच सकता है, उसके अन्य पदार्थों को बेच सकता है, अन्य सर्विसेज को दे सकता है, बैंकिंग जैसे हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तथा अन्य तरह की चीज़ें जो ईरान बेच सकता है, वो उसमें सब में US उसे वेवर देगा। ठीक है। और जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, US द्वारा $24 बिलियन के, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही ईरान एंड US ऑल्सो एग्री दैट an implementation mechanism will be established to oversee the successful implementation of the future commitment to the final agreement। इस पूरे फाइनल एग्रीमेंट के फ्यूचर कमिटमेंट के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाई जाएगी जो देखती रहेगी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कोई अपनी बात से मुकरे ना। और एक MOU साइन जो ये होगा वो एश्योरेंस रिगार्डिंग दी commencement of the implementation of Article 4, 5, 10 and 11, Iran and US will enter into negotiation for a final agreement solely with respect to, बेकार की बातें, वही कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको लेकर के दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे कि ये आर्टिकल का वायलेशन ना हो, ये ऊपर जो लिखी हैं वो सारी बातें हैं। और फाइनल एग्रीमेंट विल बी अप्रूव्ड थ्रू अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द UNSC के एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन के तहत ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। UNSC की कौन सी बात मानी है आज तक दुनिया ने? UN कहाँ कौन से युद्ध को रोक पाया है? UN तो बिल्कुल निष्क्रिय संस्था हो चुकी है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। अब आप बात सुनिए, ध्यान से सुनना। ठीक है। थ्योरेटिकल बातें मैंने बता दी, इसमें क्या था, न्यूज़ वाली बात वो सब बता दी। हो क्या रहा है, अब ध्यान से एक बात सुनो। US ने जितनी भी हरकतें करी, उस हरकत का परिणाम क्या निकला कि ईरान अपने आप को पहले से मजबूत समझ रहा है मानसिक तौर पर।
माना कि ईरान बर्बाद हो चुका है, बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, डिफेंस इक्विपमेंट उसके खर्च हो चुकी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब ईरान को जीत जैसा महसूस तो हो रहा है ना। आपका मनोबल बढ़ा हुआ है, यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो यूएस ने एक तो यहां पर अपने आप को नीचा दिखा लिया, ठीक। दूसरा पॉइंट, यूएस ने ईरान से यह कहा था कि तुम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी नहीं करोगे और बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाओगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स पर तो कोई बात ही नहीं हुई, तो वहां पर भी ईरान के क्षेत्र में यूएस नीचा हो चुका है। अब दूसरी बात सुनिए, यूएस ने यह कहा था इन देशों से, जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, कि भाई तुम पर कोई भी हमला होगा तो मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए सामने आऊंगा। ईरान ने दे दनादन सब पे बम बरसाए, किसी को यूएस नहीं बचा पाया। तो इनकी नजरों में भी यूएस गिर चुका, अरब कंट्रीज की नजरों में गिर चुका। अब इनको भी यूएस के अलावा कुछ और विकल्प देखने पड़ेंगे, जो कि ये धीरे धीरे देख रहे हैं। अगला, यूएस अपनी नेवी लेकर के यहां पहुंच गया और ईरान पर हमले कर रहा था, एयरफोर्स से हमले कर रहा था, और यूएस ने बार बार अपने नेटो एलाइज से कहा कि आओ मेरी मदद करो। तो नेटो एलाइज क्या जवाब दे रहे थे कि युद्ध में जाने से पहले क्या तुमने हमसे पूछा था? और साथ ही उससे पहले यूएस किस तरह से इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ पेश आ रहा था वो हमने देखा, किस तरह से ट्रंप अपना एरोगेंस दिखा रहे थे। कभी किसी को हड़का दिया, कभी कहा कि ग्रीनलैंड चाहिए, कभी कनाडा से कहा कि मैं तुम्हें अपना 51वां राज्य बना लूंगा। तो अपने नेटो एलाइज के सामने भी यूएस अपनी बिगाड़ ली उससे भी, ठीक है। यूरोपीय यूनियन एज अ होल यूएस के साथ कहीं भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स में हो या मॉरली हो, कथित तौर पर हो, कहीं भी नहीं दिखाई दिया, एक आध दो देश को छोड़ करके। तो यूरोपीय यूनियन भी कमजोर हुआ। उसके अलावा ईरान का जो 80% तेल एक्सपोर्ट होता था वो ईरान भेजता था चाइना, क्योंकि बाकी जगह सैंक्शन लगे थे, चाइना मानता नहीं था सैंक्शंस को। तो कहीं ना कहीं अब ये जो युद्ध समाप्ति की जो घोषणा ये कर रहे हैं सो कॉल्ड, इस पूरे युद्ध की समाप्ति के बाद भी चाइना पूरी तरह से प्रॉफिट में रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब चाइना आराम से ईरान का तेल और खरीद सकेगा, दुनिया खरीद सकेगी। तो चाइना के सामने भी अगर देखा जाए तो यूएस झुक गया, चाइना को रोक नहीं पाया ईरान का तेल खरीदने से, न युद्ध के दौरान न युद्ध के बाद। कम से कम तुम यही कर लेते। चलो और देखो, रशिया, इस युद्ध के दौरान रशिया ने अपने तेल के दाम बढ़ा दिए थे और खूब तेल बेचा दुनिया में, ठीक है। और अब युद्ध के बाद भी रशिया का तेल बिकता रहेगा, रशिया थोड़े से दाम और कम कर लेगा, रशिया को नए ग्राहक मिले, रशिया का व्यापार और बढ़ा, रशिया की इकोनॉमी और राइज करी, ठीक है। रशिया की इकोनॉमी मैं बताता हूँ, 2022 में जो यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उससे पहले 1.8 ट्रिलियन डॉलर की थी, इस समय वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है, 2.2 या 2.4, पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है, अब और हो गई होगी। तो तुम रशिया के सामने भी एक तरीके से हार ही गए। और उससे भी बड़ी बात, इजराइल के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, उसको कहते थे कि हम तुम्हें सपोर्ट करने आएंगे, तुमने इजराइल को आज अकेला छोड़ दिया, ठीक है। इजराइल के तुम सगे किसी एंगल से निकल के नहीं आ रहे, तो तुम इजराइल के खिलाफ भी हो गए। और उससे बड़ी बात, इस युद्ध के दौरान तुमने जिस तरह से तुम दुनिया को परेशान किया, अलग अलग देशों के साथ तुमने अपना व्यवहार गलत रखा, जैसे तुमने भारत को किसी तरह से कोई भी मदद करने का प्रयास नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जैसे रशिया करता है, तो तुम भारत जैसे देश के सामने भी गिर गए। तो आप देखना, ईरान से तुम हारे, नेटो का तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, यूरोपीय यूनियन ने तुमको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये चाइना को फ़ायदा होने से तुम नहीं रोक पाए, रशिया को फ़ायदा होने से तुम नहीं रोक पाए, इंडिया से तुमने बिगाड़ ली, ठीक है, इंडिया से तुमने बिगाड़ ली, और अरब कंट्रीज से तुमने अपना भरोसा खो दिया। और अब धीरे धीरे तुम्हारा पेट्रो डॉलर भी कम आएगा तुम्हारे पास, और धीरे धीरे डॉलर तुम्हारा कमज़ोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये ट्रम्प चचा आए हैं कुर्सी पर, ये आए हैं यूएस को कमज़ोर करने के लिए और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए। इन सब से कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई देखो, तुम अपना अपना देखो कैसे हो सकता है, अब ये पुरानी चीज़ें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रशिया तुम भी महान, इंडिया तुम भी महान, चाइना तुम भी महान, सब महान हैं, मैं भैया पीछे हट रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो यूएस की पकड़ थी पहले दुनिया पे, अपने हिसाब से मार्केट को, देशों को और तथा आर्मीज को कंट्रोल करता था बेसिस बना करके, अब वो सारी पकड़ ढीली पड़ गई। कई बार तो मुझे लगता भी, एक थ्योरी किसी ने दी थी कि ट्रंप कहीं रशिया द्वारा प्लांटेड कोई एजेंट तो नहीं है। अंत में ट्रंप ने दुनिया को यहां लाके खड़ा किया है। तो इसीलिए जो बात मैं आपको बार बार कहता हूं
कि आने वाले समय में आप देखोगे डॉलर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आने वाले समय में आप देखोगे कि लोकल करेंसीज बहुत मजबूत हो जाएंगी। कई देश भारत पर भरोसा करने लगेंगे और कई रीजनल पावर्स बन जाएंगी। अरब कंट्रीज अपने आप में एक पावर होंगी, इजराइल अपने आप में पावर होगा, ये यूरोप अपने आप में पावर होगा, इंडिया, चाइना, रशिया अपने आप में पावर होंगे। और हाँ, तुम भी पावर होगे लेकिन अपने क्षेत्र में ही होगे। तो ये थ्योरी मैं कब से बोल रहा हूं, अब बताओ ये सही हो रही है कि नहीं हो रही है? ये है पूरा क्रक्स। तो दुनिया जिस ओर जा रही है ना, वो पैटर्न नोट किया करो। ये नहीं कि ट्रंप ने कल क्या कहा, आज क्या कहा, परसों क्या कहा। मैं फिर कह रहा हूँ सीज़फायर सब हवाबाजी है, फिर युद्ध स्टार्ट होगा थोड़े दिनों बाद। बट अंत में दुनिया आके यहीं खड़ी होगी और डॉलर ऐसे कमजोर हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगले 3 से 4 साल बाद 2030 तक, 29-30 तक आप देख सकते हो कि $1 में 10 रुपए तक इतना हो जाएगा। इससे बड़ा सबूत क्या दूं? बाकी जो भी अपडेट आएगी अगले वीडियो में मिलूंगा। आप अगर इंटरनेशनल अफेयर्स से रूबरू होना चाहते हैं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, देश और दुनिया को जानना चाहते हैं कैसे जियोपॉलिटिक्स काम करती है, तो मैंने किताब निकाली है, अपनी तैयार करी है। और वो किताब अभी आपको बहुत उचित दाम पे मिल रही है। मैंने लिंक्स दिए हैं अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उसे मंगवा करके अपनी नॉलेज को और बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार।